हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है प्लेटिहेल्मिन्थेस, जिसका आज पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं और जब फाइनली आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे बच्चे कॉपी कलम लेके बैठिए और हमारे साथ पढ़िए। चलिए तो आज का डिस्कशन करेंगे हम लोग डिटेल में और ईच कॉन्सेप्ट को उनसे रिलेटेड नीट या एम्स में क्वेश्चन आया तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो आपके एनसेट किताब में दिया है और साथ ही साथ नीट के पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे टीनिया सेजिनेटा के बारे में भी पढ़ेंगे। टीनिया सेजिनेटा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों से संबंधित नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टीनिया सोलियम का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो अगर इसके बॉडी के डिवीजन की बात करें, आप क्या पाएंगे कि टीनिया सोलियम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट होता है हेड, जिसको हम लोग एस्कॉलेक्स भी कहते हैं। आज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका हेड इस तरीके से होगा। ठीक है, दूसरा होता है नेक, छोटा सा इसमें होता है गर्दन, छोटा सा गर्दन होता है जो अनसेगमेंटेड है। क्या है? अनसेगमेंटेड। यहाँ पर छोटा सा गर्दन होगा। ठीक है, आया बात समझ में? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, लास्ट में इसका एक बॉडी होता है जिसको स्ट्रोबिला भी कहते हैं और ये बॉडी इनका सेगमेंटेड है। बट कॉपी में भी लिख लीजिए, इनमें होता है सूडो सेगमेंटेशन। क्योंकि इनका बॉडी का सेगमेंट जो होता है, जो सेगमेंटेशन जो होता है वह इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहां पर बॉडी का सेगमेंटेशन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार का टीनिया सोलियम दिखाई देता है। तो आशा करता हूं आपको बॉडी का डिवीजन समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रोबिला या प्रोग्लोटिड्स। सबसे पहले आप ये समझ लो कि स्ट्रोबिला क्यों कह रहे हैं या प्रोग्लोटिड्स क्यों कह रहे हैं। आप ये समझ लो, आप ये नीचे ध्यान दो। ये मान लो आपका नेक है, सॉरी हेड है। हेड के तो ये नेक है, ये नेक हो गया, ये हेड हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात? दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए नीचे, यहां से जो बॉडी इसका ऐसे घुमावदार जो बॉडी होगा, इस बॉडी में छोटे छोटे इस प्रकार का ना सेगमेंटेशन बना है। छोटे छोटे क्या है? सेगमेंट बना हुआ है और इसी में से प्रत्येक सेगमेंट को ईच सेगमेंट इसमें से जितने भी सेगमेंट है, इस प्रत्येक सेगमेंट को हम लोग प्रोग्लोटिड्स कहते हैं या स्ट्रोबिला कहते हैं। तो आया समझ में कि टीनिया सोलियम का जो बॉडी में जो सेगमेंटेशन होता है, उसके ईच सेगमेंट को एक प्रोग्लोटिड कहते हैं। आया बात समझ में? कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं? ठीक इसी प्रकार टीनिया सोलियम में बहुत सारे सेगमेंटेशन होता है। इसी की वजह से उन सभी सेगमेंटेशन को हम लोग 3 टाइप्स में बांट दिया गया। कौन कौन सा? स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, बताते हैं। एक टाइप होता है इमैच्योर एंटेरियर प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये कहां पाया होता है, पहले ये समझ लो। तो ये जो आपका हेड है और ये आपका नेक है, तो नेक के जस्ट बाद जो सेगमेंटेशन शुरू होगा, ये होता है इमैच्योर एंटेरियर प्रोग्लोटिड्स। आया समझ में? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है कि नेक के जस्ट बाद इमैच्योर एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स होता है। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि इमैच्योर है इसीलिए यहां पर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होगा, यानी यहां पर ना मेल ऑर्गन्स होगा ना ही फीमेल ऑर्गन्स होगा। क्लियर हो गया? दिक्कत समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या होगा, इस एंटीरियर प्रोग्लोटिड्स के बाद आपका आता है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, यानी इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स के बाद का जो बॉडी पार्ट्स है, जो बॉडी सेगमेंट है, उसको बोलते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। अब देखिए इसमें क्या खासियत है। इसमें खासियत यही है कि इसमें मेल और फीमेल
दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टीनिया सोलियम क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। क्लियर हो गया, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब लास्ट का जो बॉडी पार्ट्स होगा यानी मैच्योर प्रोग्लोटिड्स के बाद का जो बॉडी पार्ट्स है इनको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। क्यों क्यों नाम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल गोनैड्स होते हैं वह डीजेनरेट पोजीशन में होते हैं, वह डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और यही ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो है ये वन बाय वन धीरे धीरे टूट करके बिखर जाता है। तो आया समझ में कि प्रोग्लोटिड्स या स्ट्रोबिला क्या करते हैं, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब चलो इसी प्रोग्लोटिड से संबंधित नीट का एक क्वेश्चन बनाते हैं। आ जाओ चलो, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट टीनिया, टीनिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो याद रखना यहाँ टीनिया सोलियम भी हो सकता है और टीनिया यहाँ पर आपका सेजिनेटा भी हो सकता है। तो टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सेम है, एक्सेप्शंस है वो आगे आपको बताएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है कि मेल ऑर्गन्स अकर इन पोस्टीरियर प्रोग्लोटिस, गलत है, पोस्टीरियर में सिर्फ मेल ऑर्गन्स नहीं होता है। फिर कहता है कि मेल ऑर्गन्स अकर्स इन एंटीरियर प्रोग्लोटिस, नहीं अभी बताया था कि एंटीरियर प्रोग्लोटिस में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होता है, ऑप्शन बी भी गलत है। सी में कहता है कि फीमेल ऑर्गन्स अकर इन एंटीरियर प्रोग्लोटिस, नहीं वहां पर कोई ऑर्गन्स होता ही नहीं है। लास्ट का ऑप्शन डी देखो क्या कहता है कि मैच्योर प्रोग्लोटिस में मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही पाया जाता है, और यही अभी आपको पढ़ाया भी था, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आया बात, कोई दिक्कत समस्या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनके हुक्स और सकर्स का। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको दिखाएंगे कि हुक्स और सकर्स पर क्वेश्चन आ चुका है नीट के पेपर में। देखो ये मैं डायग्राम लगा रखा है और ये डायग्राम आपका सोलियम का डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है, सोलियम का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रोस्टेलम हुक्स प्रेजेंट है, और डायग्राम में देखते हो ये देखो, ये क्या आपका, यही आपका क्या है, रोस्टेलम है जो सर्कुलर है, रोस्टेलम। अब इस रोस्टेलम के चारों तरफ यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये चारों तरफ, ये चारों तरफ वहां पर दो सर्कुलर रो है हुक्स का। एक सर्कुलर रो है जो स्मॉल हुक पाया जाता है, और दूसरा जो सर्कुलर रो है उसमें उसको लार्ज हुक कहते हैं। आया बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। इसी कारण हम कहते हैं कि रोस्टेलर हैज डबल सर्कुलर हुक्स। रोस्टेलर के दोनों चारों तरफ से दो सर्कुलर रो है हुक्स का, एक बड़ा सर्कुलर है एक छोटा सर्कुलर। आया समझ में, दिक्कत समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सकर्स की बात करोगे तो यहाँ 4 सकर्स होता है, कैसे, और डायग्राम में देखते हैं। एक सकर यहाँ है, दूसरा सकर्स यहाँ है, तीसरा सकर्स यहाँ है, चौथा सकर्स यहाँ है। तो ये सकर और हुक्स दोनों होते हैं अडहेसिव ऑर्गन्स, और ये हेल्प करते हैं टीनिया सोलियम को होस्ट के बॉडी में सरवाइव करने के लिए, वहां पकड़ के वहीं पर रहते हैं। आगे समझे बात, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। ये डायग्राम याद रखना, क्यों अभी बताता हूं, चलो आगे बढ़ो। अब ये रहा टीनिया सेजिनेटा। अब देखो क्या है टीनिया सेजिनेटा में, यहाँ रोस्टेलर हुक्स एब्सेंट है और रोस्टेलम भी एब्सेंट होता है, ना यहाँ पर रोस्टेलम हुक्स है ना यहाँ पर रोस्टेलम प्रेजेंट है। अभी डायग्राम आपने देखा था, ना ही रोस्टेलर यहाँ प्रेजेंट है और ना ही रोस्टेलम हुक्स प्रेजेंट है। यही डिफरेंस है टीनिया सेजिनेटा एंड टीनिया सोलियम के बीच। आए समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। सकर्स की बात करोगे तो यहाँ भी 4 ट्रू सकर्स होता है जिसको एसिटाबुलम भी कहते हैं। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन पूछा था नीट में, चलो देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1993 में क्वेश्चन पूछा है, 1990 में पूछा है। 93 क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा स्टेटमेंट टीनिया सेजिनेटा के बारे में सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखो, कहता है लाइफ हिस्ट्री हैज पिग एज इंटरमीडिएट होस्ट। इसके बाद स्लाइड में बताएंगे आपको लाइफ साइकिल, बस यहीं पर जान लो कि टीनिया सेजिनेटा में जो सेकेंडरी होस्ट होता है
या इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। लिख लीजिए, यहाँ ये कौन सा होता है, कैटल होता है। टीनिया सेजिनेटा का सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट इनका कैटल होता है, पिग नहीं होता है। पिग किस में होता है, टीनिया सोलियम में। ये लिख लीजिए, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखिए क्या कहता है, टू लार्ज सकलेंस कॉल, गलत है भाई, अभी पढ़ाया था। 4 सकल, ये भी गलत है। रोस्टेलर हुक्स आर एब्सेंट, 100% ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या लिखा है, रोस्टेलम हैड डबल सर्कुलर हुक्स, ये गलत स्टेटमेंट। ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर टीनिया सेजिनेटा। तो आया समझ में क्यों पढ़ाया मैंने, क्योंकि इनसे संबंधित 1993 में नीट ने क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब आइए 1990 का क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से कैसे अलग है। अभी बताया था कि टीनिया सेजिनेटा में रोस्टेलर हुक्स एब्सेंट होता है, यही डिफरेंस है। बाकी सब कुछ होता है टीनिया सोलियम में, वही होता है टीनिया सेजिनेटा में। ऑप्शन सीधे देखो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एब्सेंस ऑफ स्कॉलर्स हुक्स। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूटेराइन ब्रांचिंग भी एब्सेंस करा रहा है, लेकिन नहीं, यूटेराइन ब्रांचिंग सेजिनेटा सोलियम दोनों होता है। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में क्या करता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही यहाँ पर क्या है, ये आपको ऑप्शन एब्सेंस ही बता रहे और प्रेजेंस ही बता रहे हैं, ये भी गलत है आपको, ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी देखिए, प्रेजेंस ऑफ स्कॉलर्स हुक्स, नहीं, स्कॉलर्स हुक्स एब्सेंट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वैल्यू ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आया समझ में आपको कि क्वेश्चंस पूछा जा चुका है नीट के पेपर में, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को बनाना बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब पढ़ते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो पॉइंट दिया वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो पोर्ट टेपवन की बात करें, जिसको टीनिया सोलियम कहते हैं। अगर हम बात करें टीनिया सेजिनेटा की बात करें, टीनिया सेजिनेटा का, इसको बोलते हैं बीफ टेपवर्म। क्या बोलते हैं इसको, बीफ टेपवर्म। कॉपी में भी लिख लीजिए, आए समझ में। अब यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ लाइफ साइकिल, वो टीनिया सेजिनेटा और बीफ, टीनिया सेजिनेटा और टीनिया सोलियम दोनों के लिए एक ही होता है। एक्सेप्शंस क्या है अभी देखो, दोनों डायजेनेटिक है, बट प्राइमरी होस्ट टीनिया सोलियम का मैन होता है और टीनिया सेजिनेटा का भी मैन होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। अब देखो सेकेंडरी होस्ट पिग है इन केस ऑफ टीनिया सोलियम, बट अभी यहाँ आप लिख लीजिए टीनिया सेजिनेटा केस में सेकेंडरी होस्ट क्या होगा, यहाँ होगा कैटल। टीनिया सेजिनेटा केस में सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, कैटल होता है। क्लियर हो गया, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। अब ध्यान से देखो कि प्राइमरी होस्ट जो मैन है, इसको कौन सा लार्वा इन्फेक्ट करेगा। तो टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा में प्राइमरी होस्ट जो मैन है उसको सिस्टिस सर्कस या ब्लैडर ओम लार्वा इसको इन्फेक्ट करता है। कहां से, ये लार्वा मौजूद होते हैं इजिली पॉर्क में। सुअर का जो मांस होता है उसमें ये लार्वा मौजूद होते हैं। अगर इस मांस को अनकुक्ड खाया जाए तो मैन को इन्फेक्शन हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। इनका जो सेकेंडरी होस्ट इसमें पिग होता है और टीनिया सेजिनेटा में कैटल होता है, इसको कौन इन्फेक्ट करता है, इसको हेक्साकेंथ या ओंकोस्फेयर लार्वा इन्फेक्ट करता है। ये लार्वा कहां से आता है, ये लार्वा मैन के फीसेस से आता है, मैन के फीसेस से ये लार्वा। क्लियर हो गया, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं टीनिया सोलियम पोक टेपवर्म, या इसी में टीनिया सेजिनेटा या बीफ टेपवर्म, दोनों का यही लार्वा स्टेजेज है। ठीक है, सेम लार्वा स्टेज होता है, ये आपको बता चुका हूं। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन बना लेते हैं। आइए 1991 में क्वेश्चन नीट ने क्या पूछा कि ब्लैडर वर्म या सिस्टिस सर्कस जो लार्वा होता है ये किसका लार्वा है। ऑप्शन ए देखिए टेपवर्म, सही उत्तर है। टेपवर्म को भी कहते हैं हम लोग पॉर्क टेपवर्म, क्योंकि ऑप्शन बी गलत है, राउंड वर्म गलत होगा। ऑप्शन सी पिनवर्म गलत है। ऑप्शन डी लिवर फ्लूक, इसको बोलते हैं फैस्क्यूला। देखिए हम तो पढ़ रहे हैं टीनिया सोलियम, ऑप्शन डी गलत हो गया, वही ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आए समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओंकोस्फेयर लार्वा कहाँ होता है? अभी बताया टिनिया सोलियम, ढूंढो कहाँ है टिनिया सोलियम। टिनिया सोलियम ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए गलत, बी गलत, डी गलत। आया समझ में क्यों पढ़ाया मैंने? क्योंकि ये पेपर में आ चुका है, नीट के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में 6 देखिए, कहता है टीनिया को ट्रांसफर करना है सेकेंडरी होस्ट में। तो टीनिया को जब सेकेंडरी होस्ट में ट्रांसफर करोगे तो किस स्टेज में ट्रांसफर होगा? तो होता क्या है, मैन से कौन सा लार्वा निकलता है? ओंकोस्फेयर या आपका हेक्साकेंथ लार्वा निकलता है। यही लार्वा सेकेंडरी होस्ट को इंसर्ट करता है। यहाँ एक ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, जिसमें ओंकोस्फेयर लार्वा है। ऑप्शन सी गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए मजा आया होगा कि क्वेश्चंस आया हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को आपसे बनवा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, और वह टॉपिक है आपका है एस्केलमिंथेस। एस्केलमिंथेस जिसको राउंड वॉर्म्स कहते हैं, राउंड वॉर्म्स कहते हैं। इसी प्रकार पूरा का पूरा नॉन कोडेक्स का एक एक फाइल को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।